Namaste dosto. Joining us today, Dr. R.S. Jadhav. Presently, he is a Dean at College of Agri-Business Management, GB Pant University, Uttarakhand. His educational and technical qualification: BE Industrial Engineering, ME Production Engineering, PGDIM General Management, PGDOM Operations Management, PGDHRM HR Management, MBA HRM, PhD Production Engineering. His honors and achievements: gold medalist in BE, University Prize for Topper, and silver medalist in. He has been Director Placement and Counseling at GB Pant University, Professor Industrial and Production Engineer at GB Pant University. He was Deputy Collector BR Jharkhand from 2000 to 2002. He has been Teaching Associate, Associate Professor, Quality Control Engineer with Birla Yamaha Limited, Dehradun. So many designations and years of experience. So let's welcome Dr. R.S. Jadhav. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सपना जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने आज जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। माय ऑनर सर। सर, काफ़ी कुछ मैं आपका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आज मैं एशिया की सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी इंजीनियरिंग की शिक्षा रुड़की विश्वविद्यालय, जो आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, से हुई। प्रबंधन की शिक्षा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो आज इग्नू के नाम से विख्यात है, वहाँ से हुई। विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। आज मैं लगभग 32 वर्ष की सेवा इस विश्वविद्यालय में दे चुका हूँ। इसी बीच में मैं इंडस्ट्री में 2 वर्ष तक सेवारत रहा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा में भी मैं डिप्टी कलेक्टर यानी SDM के पद पर भी कार्य कर चुका हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए 24/7 समर्पित हूँ और उनका जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, उससे मैं अपने को बहुत ही संतोष एवं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। आप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के डीन हैं। सर, आपका एकेडमिक एंड रिसर्च बैकग्राउंड रहा है, आप इतने सालों से इस क्षेत्र में हैं, तो आपका क्या कहना है ऑर्गेनिक फूड के बारे में? क्या हेल्थ बेनिफिट्स है इसके? सपना जी, मेरा बैकग्राउंड कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का है और इस संबंध में ऑर्गेनिक फूड के बारे में मेरी क्या राय है, इसके क्या लाभ हैं, तो मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो खान पान है वो इतना दूषित होता जा रहा है, क्योंकि जो उत्पाद पैदा किए जा रहे हैं उनमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की मदद से आवश्यकता अनुसार पैदावार बढ़ाई जा रही है। तो पैदावार तो बढ़ी, मगर उसकी गुणवत्ता में धीरे धीरे काफ़ी कमी आई। हमारा खान पान दूषित होता चला गया, पर्यावरण भी दूषित होता चला गया। ऑर्गेनिक फूड उस तरह के आइटम होते हैं जिनको किसी भी तरह के रासायनिक या केमिकल्स के बिना उत्पादित किया जाता है। उत्पाद बढ़ाने के लिए या उसके आकार को बढ़ाने के लिए या पैदावार को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों की कोई भूमिका नहीं होती है। और इस तरह से ये एक तरह से शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमारा खान पान
संतुलित होता है, और जब खान पान संतुलित होता है इन ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के माध्यम से, उनमें सभी वांछित तत्व उपलब्ध होते हैं, चाहे वो प्रोटीन की आवश्यकता हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सभी उपलब्ध होते हैं। तो इनकी आवश्यकता भी है, और इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। अतः ऑर्गेनिक फूड का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इसके साथ समस्याएं भी हैं कि इनकी उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी संख्या में हमारी जनसंख्या है कि सबको ये सहजता से उपलब्ध हो सके। इसीलिए ये महंगी भी होती है। प्रयास ये होना चाहिए हम सभी को कि जहाँ भी अवसर मिले ऑर्गेनिक फूड हम अपने किचन गार्डन में उत्पादन करें, और जब भी ये सुलभ हो उसका इस्तेमाल करें। इट्स हेल्दी, राइट। मैंने सोचा आज सबसे बेस्ट टॉपिक लेते हैं हम, क्योंकि बहुत अभी स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, और मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि आप सबसे बेस्ट स्पीकर है इस टॉपिक के लिए, लीडिंग अ बैलेंस्ड स्ट्रेस फ्री लाइफ। डे टू डे लाइफ में बहुत टेंशन है सभी को डिफरेंट लेवल का, डिफरेंट टाइप्स का। किसी को एकेडमिक स्ट्रेस है, पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल स्ट्रेस। कोरोना के बाद से तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ गया है सर। तो सर कैसे इस सब सिचुएशन को कैसे हमको हैंडल करना चाहिए? जी, तनाव एक दिनचर्या का, मानव की दिनचर्या का अभूतपूर्व अंग बन गया है, और हाल में अभी कोरोना काल में तो तनाव सभी के जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। इसको मैनेज करने की, इसको व्यवस्थित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो मानव जीवन वास्तव में एक वरदान है। ईश्वर के द्वारा मानव की जो रचना की गई है ये एक अभूतपूर्व रचना है। अब इस रचना जो ईश्वर द्वारा की गई है, इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो हम सभी को ये पहले तो ये जानने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस जीवन का जो हमें ये अमूल्य जीवन मिला है इसका लक्ष्य क्या है। अब इस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना लक्ष्य ही पता नहीं है कि क्या लक्ष्य, क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, और इसी उसमें वो अन्य अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं, अन्य अनेक स्थानों पर जाते हैं, और जाते चलते खाते पीते इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में यहाँ से चले जाते हैं। तनाव कहीं पर भी स्थैतिक पदार्थ होते हैं, उनमें भी तनाव आता है। यदि असंतुलित बल कहीं भी लगता है तो वो तनाव को उत्पन्न करता है, स्ट्रेसेस को जन्म देता है। इसी प्रकार से मानव जीवन में भी अगर असंतुलन आता है तो वो तनाव या स्ट्रेसेस को जन्म देगा। पिछले प्रश्न में आपने जैसा पूछा था कि हमें ऑर्गेनिक फूड का क्या महत्व है या ऑर्गेनिक फूड के क्या लाभ हैं, तो मानव जीवन के लिए दो प्रकार की विशेष आवश्यकताएं हैं। एक तो अपने जो भौतिक शरीर मिला हुआ है उसको स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता है। इसके साथ ही उसे अपना स्पिरिचुअल उसका भी विकास करना है, तभी पूरी तरह से वो अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। तो एक तो संतुलित आहार
के माध्यम से भौतिक शरीर को संतुलित रखने, सही रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ उसको विकसित करने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर स्पिरिचुअल विकास की भी आवश्यकता होती है और हम इनके माध्यम से अपने जीवन को पूर्ण रूप से संतुलन में ला सकते हैं। जहां पर भी असंतुलित बल मिलते हैं वो तनाव का कारण बनते हैं और उससे स्ट्रेसेस जन्म लेती हैं। आज कोरोना काल में भी यही देखा गया कि आदमी डरा हुआ है, आदमी सहमा हुआ है, उसका जो कार्य कर रहा था, नौकरी कर रहा था या बिजनेस कर रहा था, उन सब में अवरोध आया और जिसके कारण वो तनावग्रस्त हो गया। इस सब का निदान ये जो जीवन, मानव जीवन जो मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अमूल्य है। इसको शास्त्रों में, वेदों में बहुत अच्छे से बताया गया है और उन सब में इसका भी विधान किया गया है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे कैसे चलाएं जिससे कि ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेसेस हैं वो कम से कम अवस्था में रहें। स्पिरिचुअल विकास को अपनाना होगा। हमें योगिक क्रियाओं के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने जीवन की प्रत्येक दिनचर्या को संयमित करना होगा। बैलेंसिंग इज द मेन क्रक्स ऑफ लीडिंग ए गुड लाइफ। संतुलन ही जीवन का आधार है। चाहे वो खाने का प्रश्न हो तो संतुलित आहार, सोचने का प्रश्न हो उसमें भी संतुलन होना चाहिए। आपका हर व्यवहार, हर आचार, हर व्यवहार संतुलित होना चाहिए। अगर हम उस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि ये स्ट्रेसेस या तनाव बने रहेंगे। अब हम अगर मेडिकल साइंस की तरफ दृष्टि डालें तो हमारी जो संरचना है, ये मानव की संरचना है, इनके 3 तरह की नाड़ियां और 7 तरह के चक्रों से ये निर्मित होती है, जिनमें ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और फिर अगर हम 7 चक्रों की बात करें तो सर्वप्रथम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रार चक्र। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये सभी मेडिकल साइंस में ज्ञात है। और अगर हम ये आर्ट सीख जाते हैं कि कैसे हम इन तीनों नाड़ियों और 7 चक्रों को संतुलन में रख सकते हैं, इतना करने और जानने मात्र से आप अपना संतुलित जीवन बना सकते हैं। ये हर कोई बिना अपना लक्ष्य जाने कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम भागे जा रहे हैं, हम दूसरों की नकल करते जा रहे हैं। हम इस तरह से अपने जीवन में जब असंतुलित व्यवहार हर लेवल पर देखने को मिल रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप इस तरह की महामारियां आती हैं, इसी तरह के अन्य अनेक विपदाएं आती हैं जो और अधिक असंतुलन को जन्म देती हैं और अधिक स्ट्रेसेस और अधिक तनाव को जन्म देती हैं। किसी को हार मंजूर ही नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की हार ना हो। हार तो होनी ही है। आपके अनुसार सक्सेस का मीनिंग क्या है? हम किसी की सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं? आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम किसी की सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं? एंड अगर सक्सेस ना मिले तो हम उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? तो सफलता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी देखी जाती है। जैसे एक तो सफल होना एक आंतरिक अनुभूति देता है और
जिस जिस व्यक्ति के बारे में ये देखा जाता है कि वो सफल है या असफल है, एक तो उसका अपना क्या उसके बारे में सोचना है, दूसरा दूसरे फ्रेम रेफरेंस से जिसमें दूसरे लोग आकलन करते हैं कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति सफल है, अमुक व्यक्ति असफल है। ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है। तो सफलता, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य का, हर प्राणी का, मानव जीवन में खासकर जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति अगर मानव भली भांति प्रकार से कर पाता है, यही सफलता है। अब वो इसके तीन आयाम हैं कि जैसे टू बी गुड, हम अच्छे बने और अच्छे बनकर अच्छे कार्य करते रहें। टू डू गुड, हम अच्छे कार्य करें, अच्छे बने, अच्छे कार्य करें, और अंत में तीसरा यह है कि हमें अच्छी अनुभूति भी हो। तो जो आंतरिक सफलता की बात मैंने अभी की थी, उसका अभिप्राय यही है कि ये तो आकलन मनुष्य स्वयं कर सकता है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है कि क्या उसने हमेशा अच्छा किया है और वो अच्छा बना है और अंत में अच्छा उसने अनुभव भी किया है। किसी का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कोई अच्छा कार्य कर रहा है और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। उसी समय एक कोई रिसर्चर आता है और वो कहता है कि चलिए मैं जो काम बताऊंगा वो आप करिए और मैं आपकी दोगुनी तनख्वाह दूंगा। ठीक है, वो तैयार हो जाता है। अब वो रिसर्चर जो था उसने अपनी कंडीशन बता दी, तो सैलरी तो डबल कहने की बात कर दी, लेकिन उसने अपनी कंडीशन लगा दी कि आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही खड़े रहना है। अब जो ये उसकी भी लिमिट है, खड़े 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 8 घंटे और डेली ऐसे ही काम करना है। 3 दिन के बाद जो व्यक्ति था उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो पहले वाले ही ठीक था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर व्यक्ति जो भी करता है उसका रिजल्ट देखना चाहता है कि जो हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फल मिले। तो जो हमने 3 एलिमेंट बताए थे, टू डू गुड, टू बी गुड, टू फील गुड, ये आवश्यक नहीं है कि तत्कालिक रूप से हर कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, अगर उसकी दिशा में हम सकारात्मक रूप से बढ़ते जा रहे हैं और वो पा जाते हैं, यही सफलता है। जीवन में हार जीत का कोई प्रश्न नहीं होता है। हार आज जो जो आभासी प्रतिद्वंदिता दिखाई दे रही है, इसी के प्रतिफल व्यक्ति तनावग्रस्त है। वो क्या देखता है, अपनी उसकी क्षमताएं क्या हैं, उनका उसका अपना लक्ष्य क्या है, इसकी परवाह किए बिना वो क्या करता है कि दूसरे को देखता है कि वो वहां जा रहा है, वो वहां पहुंच रहा है, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी ऐसा पहुंचना चाहिए। बस यही जीवन में कभी भी न हार का प्रश्न है, न जीत का प्रश्न है। यदि हम सभी अपने अपने जीवन के मूल लक्ष्य को जान लें, तो हमें लगता है कि उसकी प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयास करें और हम या सभी इसमें सफल होते जाएंगे। हार का या जीत का कोई प्रश्न इसमें आता ही नहीं है। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो कभी होता नहीं है। अक्सर हमारे प्लान्स कुछ होते हैं और उसका ऑपोजिट हो जाता है। अब जैसे कि बहुत से लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं, ये भी एक देखने में आता है। तो इसके पीछे जो हम प्लान करते हैं वो एक व्यवहारिक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है
और वो कैसे अचीव करनी है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर जब हम प्लानिंग व्यवहारिक रूप में करते हैं और उसको फिर हम धरातल पर लागू करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसको अचीव ना कर पाए। अक्सर देखने में यही आता है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके फलस्वरूप सफलता या असफलता ही हाथ लगती है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है सफलता हासिल करने में? एनी टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर? और स्ट्रेस कितना हार्मफुल होता है अपनी लाइफ में? हम अपने विद्यार्थियों को क्या मार्गदर्शन करें जिससे वो सफल हो सकें। तो एक तो सबसे मूल बात यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये हमें सबको जानना होगा कि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं लाई जा सकती है। हो सकता है किसी एक प्रयास में आप सफल हो जाएं, बट जो सफलता हमें चाहिए जीवन में, हमें जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है, उसमें कभी भी शॉर्टकट से वो नहीं पाई जा सकती है। इसलिए हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बनो। और इसका जो मापने का मापदंड यही है कि आपको इन दोनों के फलस्वरूप, आपके अच्छे बनने और आपके अच्छा करने के फलस्वरूप, यदि आप अच्छा अनुभव करते हैं, तो यही एक मापदंड है जिसके माध्यम से आप सफल और असफल को माप सकते हैं। तो ये तो हर एक के अलग अलग मापदंड होंगे। कोई देखता है कि इसका वैभव बहुत ज्यादा है तो उसको सफल मानता है, कोई पैसा जिसके पास ज्यादा है उसको सफल मानता है, कोई और अन्य कारक को देखते हुए सफल और असफल में भेद करता है। और असली सफलता वही है जहाँ ये तीनों का समावेश होता है, जिसमें जो भी मानव व्यक्ति है वो अच्छा करता है, अच्छा बनता है और उसके फलस्वरूप वो अच्छा अनुभव भी करता है। यही एक सफलता का मूल मंत्र है। एज एन एजुकेशनल लीडर आप अपने स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देते हैं कि ताकि वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए? मैं एजुकेशनल लीडर, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी दक्षता को निखार सकूं, उसको बढ़ा सकूं, और उसके लिए मैं कभी भी किसी अन्य से अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूं, अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करता हूं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरा जो आज का दिन है वो अपने आप में बेस्ट हो, अपने आप से सर्वश्रेष्ठ हो, और आने वाला जो कल आएगा उसको हम अपने आप से ही मापते हुए कि वो और इससे भी बेहतर हो। ये करते हुए हम अपनी दिनचर्या को भी बढ़ाते हैं और अपने कार्यों को भी संपादित करते हैं। कभी भी हम अपने को दूसरे से न तो कंपेयर करते हैं, ना ही हम दूसरे को मापते हैं। इसीलिए मेरी सलाह भी है कि जो कंपटीशन शब्द है ये अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, ये वैमनस्यता को जन्म देता है। इसलिए कंपटीशन, अगर पहले तो कोई कंपटीशन किसी और से हो ही नहीं सकती है। कंपटीशन अगर करनी भी है तो अपने आप से कंपटीशन करो कि आज आप किस लेवल पर और कहाँ हो, अगला क्षण आप उससे ऊपर बढ़ो। ये मूल सिद्धांत के साथ अगर आप चलते जाएंगे तो आप सफलता भी पाएंगे और आप जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त करते जाएंगे। आई एग्री सर। एक व्यक्ति के जीवन में सोशल वैल्यूज, कमिटमेंट्स, ऑनेस्टी, इन सब का क्या रोल होता है? जीवन में जो सोशल वैल्यूज हैं, जैसे ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, इंटीग्रिटी है, डिटर्मिनेशन है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैसे अगर आपने ये पॉलिसी ले ली कि हमें हमेशा ऑनेस्टी या सत्य बोलना है, तो फिर आपको याद ही नहीं रखना है कि हमने कभी जो फैक्ट है वो है रहेगा। जैसे अगर कोई झूठ बोलने का आदी हो जाए तो वो क्या करेगा, हर समय उसको याद रखना पड़ेगा कि हमने कल क्या झूठ बोला था, परसों क्या झूठ बोला था, और इस तरह से हमेशा वो द्वंद्व में रहेगा, वही उसी फेर में पड़ा रहेगा कि क्योंकि उसका जीवन तो पूरी तरह बनावटी हो जाएगा, और बनावटी जीवन से स्ट्रेसेस आएंगी तो कभी भी वो खुश नहीं रह पाएगा। और जो भी
हमारा लक्ष्य है, मानव का जो लक्ष्य है उससे हमेशा भटका हुआ रहेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। कहा भी तो गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कमिटमेंट या अन्य सोशल वैल्यूज भी इसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम उन शाश्वत मूल्यों को के साथ जीवन यापन करें, और जैसा कि हम सतयुग में राम राज्य या सतयुग की कल्पना करते हैं, उसमें इन सामाजिक या मूल्यों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्वेश्चन, इमोशनल, फिजिकल, इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। क्वोशेंट जिनका मानव जीवन में बड़ा ही योगदान होता है। अब फिजिकल क्वोशेंट जिनका अच्छा होता है वो ये दर्शाता है कि वो पूरी तरह से साउंड है, हेल्थ वाइज साउंड है, और उनमें कार्य करने की क्षमता होगी और वो कोई भी कार्य कर पाएंगे। इसी तरह से इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिनका अधिक होता है, उनमें रीजनिंग पावर अच्छी होती है, वो चीज़ों को समझ पाते हैं और उसके माध्यम से अपना कार्य कर पाते हैं। अब तीसरे टाइप के जो क्वोशेंट होता है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट या इमोशनल स्टेबिलिटी ये डिसीजन लेने में मदद करती है कि हम सोशली बिना किसी से प्रभावित हुए कैसे अच्छे से अच्छा हम निर्णय ले सकें। और उसके ऊपर स्पिरिचुअल क्वोशेंट होता है जिसमें हम निरपेक्ष भाव से और अधिक तरीके से बिना किसी लोभ लालच के अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन चारों क्वोशेंट के माध्यम से इनका होना जरूरी है। इमोशनल क्वोशेंट जो लीडर्स होते हैं, एकेडमिक लीडर्स हैं या और अन्य प्रकार के लीडर्स हैं, जिनको कार्य करवाने का दायित्व होता है, उनको सबको चाहिए जिससे कि वो अच्छा सा सामंजस्य बिठाते हुए टीम भावना में कार्य करवा सकें। और सबसे लास्ट में जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है वो अगर हो जाता है, ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे निर्णय ले सकता है, उनके निर्णय कभी भी गलत नहीं होंगे। इनके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं समाज के कल्याण में। और काइजन एक जापानीज शब्द है, जापानीज फिलॉसफी का पार्ट है, जिसका अर्थ होता है सुधार, इम्प्रूवमेंट और चेंज फॉर द बेटर। तो हमें काइजन फिलॉसफी को अपनाते हुए सतत प्रयासशील रहते हैं कि सुधार की प्रक्रिया जारी रहे। और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज द बज़वर्ड इन जापानीज फिलॉसफी। जापानीज फिलॉसफी है वो 5S के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये 5S हैं सीरो, सेटन, सीसो, सीकेत्सु और सीतेस्कु। सीरे का मतलब होता है सॉर्ट आउट। हम अपने सभी जो वर्क प्लेस पे या जहां भी हम काम करते हैं वहां पर हर चीज को व्यवस्थित रूप में रखें। सेटन का मतलब होता है कि हर एक की हम आसानी से हम उनको ढूंढ सकें। ऐसा ना हो कि हम काम करते करते हमें कोई चीज मिले ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि देरी होगी। देरी होने से हमारी जो कार्य दक्षता है वो प्रभावित होगी और उत्पादकता कम होगी। तीसरा है सीसो। सीसो का मतलब होता है साइन, यानी कि जो वर्क प्लेस या जहां भी आप काम करते हैं, चाहे घर में ही काम करते हो या जहां वर्क प्लेस पे कहीं पर भी, वो एकदम से शीशे की तरह चमकता रहे, बहुत साफ सुथरा हो, तो आपका मन भी लगेगा, आपको सब चीज अच्छे से दिखाई देगी और उसका आप इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। चौथा है सीकेत्सु। इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, कि हम चीजों को बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी से को क्लब करते हुए, जैसे बुक्स है एक तरफ बुक्स हो जाए, टैबलेट्स हैं वो दूसरी जगह हो, तो सब चीजें एक तरह की चीजों को एक निश्चित उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया जाए। और लास्ट जो 5वां एस है वो शिसुके। शिसुके का मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन।
हर एक के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि जितना हमने काम निर्धारित किया हुआ है उतना हम काम अवश्य करें। इस तरह से काइजन का एक विशेष महत्व है जिसको हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में और जो हमारे अन्य कार्य हैं उन सब में अपना सकते हैं। सिक्स सिग्मा कोर्स करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सिक्स सिग्मा एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से हम नियर परफेक्शन अपने कार्यों में नियर परफेक्शन ला सकते हैं। इसके माध्यम से जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट आया है वो वेरिएशन से आया कि वेरिएशन को हम इतना कम कर देते हैं कि 3.48 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में केवल और केवल 3.4 डिफेक्ट ही हम अलाउ करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जो भी कार्य करते हैं वो पूरी तरह से सही कार्य करें। और यहाँ पर इस सिक्स सिग्मा का जो तकनीक है इसको अपनाते हुए हम नियर परफेक्शन अपने कार्यों को दे सकते हैं। सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सिक्स सिग्मा मास्टर बेल्ट, तो इनका अवश्य बड़ी भूमिका है, लेकिन इनको अच्छे से करना चाहिए और इसको करके आज की इंडस्ट्री में इसका लाभ लिया जा सकता है। सर मेडिटेशन हेल्प करता है क्या? मेडिटेशन के संबंध में आपने जो बात की है, आज ये सभी की जरूरत बन गया है कि मेडिटेशन के माध्यम से हमें हमारे जो ब्रेन है, दिमाग है, उसकी जो खुराक है, उसको संतुलित आहार की उसको भी आवश्यकता है। ये जो संतुलित आहार है वो मेडिटेशन के माध्यम से दिया जा सकता है। मेडिटेशन का मतलब होता है थॉटलेस अवेयरनेस, कि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कुछ ना कुछ उसमें विचार चलते रहते हैं और विचार की गति बड़ी तेज होती है और इसी से हम जो है काम कुछ करते हैं, सोचते कुछ हैं और इस तरह से पूरे अपने पोटेंशियल को उपयोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल विचार शून्यता की स्थिति पा लेते हैं और जब ऐसे पा लेते हैं तो जैसे लेजर कार्य करता है कि बिखरी हुई पूरी एनर्जी को एक दिशा में हम कर देते हैं तो वो बहुत ही इंटेंस हो जाती है। इसी तरह से हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने विचारों को पूरी तरह से संयमित करते हुए थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में जब हम पहुंच जाते हैं तो ये जो हमने पूर्व में बताया था कि हमारे तीन चैनल्स या नाड़ियां होती हैं, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और 7 चक्रों जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उन सबको इसके माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। और इसमें करने में आज सहयोग मेडिटेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है। इस सहयोग के माध्यम से श्री निर्मला माता जी के द्वारा जो ये सहयोग मेडिटेशन दिया गया है उसके माध्यम से बड़े आसानी से हम ये संतुलन इन तीनों नाड़ियों में और 7 चक्रों में संतुलन ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी भी रियलाइज्ड सोल के माध्यम से पहले सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सुबह शाम डेली जैसे मोबाइल चार्ज करना होता है उसी तरह से हम अपना ध्यान सहयोग ध्यान करते हैं और इस तरह से हर समय हम संतुलन की अवस्था में अपने को कर पाते हैं। जी जी सर। तो सहयोग ध्यान से संबंधित हर शहर में हर जगह ध्यान केंद्र बनाए गए हैं जो पूर्णतया निःशुल्क हैं और इसके माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति इससे जुड़ सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। वैल्यूज की बात हमने की थी इसमें कि सामाजिक वैल्यूज ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है या लव, अफेक्शन, इनोसेंस, ये सारे गुण हम सब में विकसित हो जाते हैं और उसके माध्यम से अगर ऐसा कर पाने में हम सफल होते हैं तो ऐसा व्यक्तित्व हमेशा समाज की भलाई, दूसरों की भलाई और देश की भलाई के लिए काम करेगा और देश को, संस्था को और परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह से ये मेडिटेशन किया जा सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय में मुझे ये सहयोग मेडिटेशन
बहुत ही अच्छा लगता है और इसके माध्यम से मैं काफ़ी लंबे समय से इससे जुड़ा होने के कारण इससे मुझे लगता है कि लक्ष्य प्राप्ति बहुत आसान है। और मेरी सबको सलाह भी है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जुड़कर एक ऐसा पॉजिटिविटी का वातावरण बनाने में मदद करें जिससे कि हमारा समाज, हमारा स्थान सभी जगह एक पॉजिटिव अनुभूति से भर सके। और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसमें कोई उस तरह का वो नहीं है कि हम कैसे मेजर करेंगे। जब हम सहयोग ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे हाथों में और हमारे तालु भाग में सभी में ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियां बहने लगती हैं, जिसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ है या हमारा कौन सा चक्र किस स्टेट में है, संतुलित है, असंतुलित है। इसी तरह से हमारी जो नाड़ियां हैं वो भी कहाँ असंतुलन है, जहां भी असंतुलन है उस पर हम चित्त डाल के उसको संतुलित कर लेते हैं। इसके माध्यम से हम अपने को तो स्वस्थ रखने के साथ साथ अच्छा बना ही सकते हैं, दूसरों को भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इसके बहुआयामी प्रभाव हैं। मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इसके साथ जुड़ें और इसको अपनाएं। इसके लिए YouTube पर बहुत अधिक सामग्री भरी पड़ी है, इंटरनेट पर बहुत सामग्री भरी पड़ी है। इसके साथ साथ सभी शहरों में सभी जगहों पर सहयोग ध्यान केंद्र बनाए हुए हैं, उनके माध्यम से भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो सभी लोग इसके माध्यम से मेडिटेशन को और अधिक अपना जीवन का अंग बनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है कि एटलीस्ट टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे। आपकी प्रोफाइल में लिखा है कि मेरा सपना, माय ड्रीम्स। सो विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, पॉलिसी एंड यस क्वालिटी, व्हाट आर दे? किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशनल लीडर्स होते हैं वो विजन निर्धारित करते हैं। विजन होता है कि भविष्य में एक लंबे अवधि तक क्या प्लान है, उसको विजन कहा जाता है। और उसको अचीव करने के लिए मिशन डेवलप करते हैं। उसके साथ में क्वालिटी पॉलिसी या स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है। तो ये जो जिस संस्था में कार्य करना होता है उसके लिए ये सारे के सारे आवश्यक हैं, जिससे कि उसके निर्धारित लक्ष्य गुणवत्ता पूर्वक ये प्राप्त किए जा सकें। तो वो ही इसमें लिखा हुआ है कि हम जिस तरह से अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं तो वहाँ के हितपरक विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, क्वालिटी पॉलिसी क्या होगी और स्ट्रेटजी क्या होगी, इस तरह से संस्था के हिसाब से वो सब निर्धारित किए जाते हैं, जिससे उस संस्था को आगे बढ़ाया जा सके, आगे ले जाया जा सके। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। कहेंगे कि आप एक अच्छा सा मैसेज दीजिए हम सभी के लिए, क्योंकि आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। आपके स्टूडेंट्स तो IPS IAS सब बड़ी पोस्ट पे है, बट यस आपका मैसेज सब तक पहुंचेगा और सभी के लिए शायद फुल रहे। मेरे सभी विद्यार्थियों या सभी के लिए मैं यही देना चाहूँगा कि सत्य का अनुसरण करें, सत्य के मार्ग पर चलें और इस मार्ग पर चलते हुए सभी के भलाई के लिए, सभी को प्यार बांटते हुए सत्य का अनुसरण करें और अपने देश, दुनिया, संस्था उसको आगे बढ़ाने के लिए एक राम राज्य जैसे उसको लाने के लिए हम सभी को प्रयासरत होना चाहिए। इसमें जो ये कुरीतियां हैं जिसमें घृणा, द्वेष, नफरत, इन सब का कोई स्थान न हो, केवल प्यार ही प्यार हो, ऐसी पॉजिटिविटी को हमें निरंतर अपने अंदर और दूसरों के अंदर विकसित करते हुए आगे चलना है। सर, हम अमोन फाउंडेशन हम मिलके ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। तो सर, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑर्गन डोनेशन पे? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। सपना जी, मोहन फाउंडेशन द्वारा जो ये ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस
का कार्य किया जा रहा है, ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और प्रशंसनीय है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन कैंपेन में वो भागीदार बने और स्वयं के लिए भी ऑर्गन डोनेशन प्लेज भरें और अपने आसपास और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और इस तरह से इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदार बने। ये तो बहुत ही नेक कार्य है जिसमें आपके जीवन के बाद भी आपके ऑर्गन्स जीवित रहेंगे और वो उसके माध्यम से आप जीवित रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं इसके लिए पुनः मोहन फाउंडेशन को बधाई देता हूँ और उनके साथ सभी के जुड़ने की अपील करता हूँ। सर, हम चाहेंगे कि आप अहमदाबाद आइए, वी वुड लव टू होस्ट यू। आपके लिए गिफ्ट है, आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करेंगे और आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, क्रूज एंटार्क्टिका सी वर्ल्ड अहमदाबाद रिवर फ्रंट। तो आप जब भी अहमदाबाद आते हैं आपको मुझे इन्फॉर्म करना है एंड यू हैव टू एंजॉय दैट। सपना जी, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करके मुझे ये इतना प्लेटफॉर्म जो आपने दिया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। It's an honor to have you here with us today. Thank you, sir. Thank you for your time. Viewers, thank you for your time.